नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले 3 व्याख्यानों से हम तिलक पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने तिलक के राजनीतिक विचारों के संबंध में जाना, जिसके अंतर्गत मैंने आपको तिलक के राष्ट्रवाद, स्वराज्य और स्वराज्य के साधन के संबंध में बताया। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको तिलक द्वारा बताए गए स्वराज्य के साधन और उनके अन्य राजनीतिक विचारों के विषय में बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तिलक ने स्वराज्य के 3 साधनों का उल्लेख किया: स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। सबसे पहले हम लेते हैं स्वदेशी को। स्वदेशी का अर्थ है विदेशों में बन रहे माल का प्रयोग बंद करके अपने देश में बनी सामग्री को दैनिक जीवन के प्रयोग में लाना। स्वदेशी का आरंभ उदारवादियों ने एक आर्थिक आंदोलन के रूप में किया था, लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों ने इसे राजनीतिक शस्त्र बना दिया। स्वदेशी के विचार का विकास बंगाल से आरंभ हुआ। तिलक ने इसे महाराष्ट्र में लोकप्रिय बनाया। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से बढ़कर यह समस्त वस्तुओं में आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन का सूचक बन गया। इसका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी प्रभाव को मिटा देना था। यहाँ तक कि तिलक तो भारतीयों के हृदय में भी स्वावलंबन और स्वाधीनता की भावना भर देना चाहते थे। तिलक ने लोगों से अपील की कि कुछ हानि सहकर भी वे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और जहां स्वदेशी वस्तुएं प्राप्त न हों, वे ब्रिटेन को छोड़कर अन्य किसी भी देश की बनी वस्तुओं को काम में लाएं। तिलक ने स्वदेशी को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाया। उन्होंने कई उत्साहित युवकों को कुटीर उद्योग स्थापित करने में सहायता दी और पैसा फंड आंदोलन का समर्थन किया। यह कोष 1903 में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया था। तिलक ने सहकारी भंडार स्थापित करने में भी सहायता दी तथा स्वदेशी प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया। स्वदेशी आंदोलन बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय पुनरुद्धार आंदोलन बन गया। इसे देश प्रेम का प्रतीक समझा जाने लगा। स्वदेशी के अलावा स्वराज्य के साधनों में तिलक ने बहिष्कार का भी उल्लेख किया। स्वराज आंदोलन के साधन के रूप में बहिष्कार भी बहुत महत्वपूर्ण था। बहिष्कार आंदोलन का उद्देश्य शासकों के आर्थिक हितों पर दबाव डालकर उन्हें झुकने को विवश करना था। तिलक का विश्वास था कि व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग करके भारत में संपूर्ण प्रशासन तंत्र को ठप किया जा सकता है। 1906 में तिलक ने अपने एक भाषण में कहा, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बहिष्कार के रूप में हमारे पास एक अधिक शक्तिशाली शस्त्र है। सारा प्रशासन, जिसका संचालन कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता है, तुम्हारी ही सहायता से चलाया जाता है। हम अपने ही ऊपर होने वाले अत्याचार के स्वेच्छापूर्ण यंत्र बने हुए हैं। तिलक का कहना था कि यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो तुम में आत्मत्याग और आत्मसंयम की इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो। यही बहिष्कार है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है। हम कर वसूल करने तथा शांति स्थापित करने में उनकी सहायता नहीं करेंगे। हमारे अपने न्यायालय होंगे और जब समय आएगा तो हम कर अदा नहीं करेंगे। क्या तुम अपने संगठित प्रयत्नों से ऐसा कर सकते हो? यदि तुम कर सकते हो तो तुम कल स्वतंत्र हो जाओगे। बहिष्कार के अतिरिक्त स्वराज्य के साधन के रूप में तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना। तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के साधन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मनोवृत्ति जिससे निर्मित होगी वह राष्ट्रीय शिक्षा कहलाएगी। तिलक यह मानते थे कि समाज में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार द्वारा राजनीतिक जागृति को बढ़ावा मिलेगा।
यही कारण था कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया तथा न्यू इंग्लिश स्कूल, डेंकन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के 4 प्रमुख उद्देश्य थे, जिनमें पहला था जनता को सस्ती शिक्षा प्रदान करना, दूसरा शिक्षा भारतीय द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए, तीसरा शिक्षा द्वारा इस देश में नवयुवकों को तैयार करना जो नेताओं के संदेश जनता में प्रसारित कर सकें, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा चरित्र निर्माण का भी सुदृढ़ आधार बने। तिलक ने यह कहा था कि शिक्षा वही है जिससे राष्ट्र को भली भांति जानने में सहायता प्राप्त हो। तिलक ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम में धार्मिक शिक्षा, राजनीतिक और औद्योगिक शिक्षा दिए जाने पर भी बल दिया। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों को अधिक विस्तृत रूप से कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला, धार्मिक शिक्षा पर बल। तिलक की मान्यता थी कि मात्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए धार्मिक शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि उच्च शिक्षा सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन हमें पाप कर्मों से दूर रखता है। धर्म हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है। हमारा धर्म यह बताता है कि मनुष्य अपने कर्मों से देवता तक बन सकता है। जब हम अपने कर्मों से देवता तक बन सकते हैं तो यूरोपवासियों की भांति बुद्धिमान और क्रियाशील क्यों नहीं बन सकते। इन स्कूलों में हिंदुओं को हिंदू धर्म और मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी और यह भी सिखाया जाएगा कि मनुष्य को दूसरे धर्मों के भेदों को भूलना और क्षमा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक और औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया। तिलक ने राजनीतिक और औद्योगिक शिक्षा दिए जाने पर भी बल दिया। उनका मत था कि राजनीतिक शिक्षा के बिना लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हो सकता। औद्योगिक शिक्षा को तिलक आर्थिक क्रांति के लिए आवश्यक मानते थे। इसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड का वर्चस्व समाप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत तिलक ने मातृभाषा को प्रमुखता दी। तिलक पहले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने विदेशी भाषा के बोझ को कम करने पर बल दिया। उनका विचार था कि यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़े हुए को आत्मसात कर लें तो विदेशी भाषा के अध्ययन के भार को कम करना होगा, नहीं तो वे जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे बिना समझे रटते रहेंगे और वे अर्धशिक्षित से अधिक कुछ नहीं बन पाएंगे। अतः वे चाहते थे कि विद्यार्थी की सुगमता के लिए मातृभाषा को सुगमता दी जानी चाहिए, प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त तिलक ने एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन किया। तिलक ने यह प्रस्ताव रखा कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा बने। दिसंबर 1905 में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि एक सामान्य लिपि किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन का अंग है। यदि आप राष्ट्रीय एकता लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक भाषा के व्यवहार से अधिक शक्तिशाली और कोई वस्तु नहीं है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विचारों के अंतर्गत तिलक ने हिंसात्मक साधनों का विरोध किया। तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त उदारवादियों के संवैधानिक साधनों का विरोध किया तथा उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उन्होंने देशवासियों में राष्ट्रीयता की सक्रिय चेतना उत्पन्न करके राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। क्रांतिकारियों के लिए उनके मन में आदर था, लेकिन विदेशी सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति उन्होंने खुलकर विरोध जनता के समक्ष रखा। इन सब कारणों से वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें हिंसावादी तथा भारतीय असंतोष के जनक की संज्ञा दी, लेकिन वास्तव में यह गलत था, क्योंकि
तिलक जागृति चाहते थे, सशस्त्र विद्रोह नहीं। कुछ बातों के आधार पर हम इसे स्पष्ट भी कर सकते हैं। तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्रों का उपयोग जनसाधारण की राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए किया गया, जिससे राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने पर लोग इतने समर्थ हो सकें कि वे ऐसी नीतियां बना सकें जिससे समाज के सभी पक्षों का सुधार हो सके। अतः उन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जानबूझकर आंदोलनों पर बल दिया। इसलिए इस आधार पर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक या हिंसावादी नहीं माना जा सकता। तिलक ने यद्यपि सत्याग्रह का समर्थन किया, जिसके अंतर्गत कानूनों के अंतर्गत प्रसारित आदेशों की अवहेलना थी, लेकिन इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी। तिलक ने अपने भाषणों में भी कभी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया और न ही हिंसा को समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अटूट विश्वास था। वे कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन का महत्वपूर्ण मंच मानते थे। तिलक ने कांग्रेस के मन से कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन आधार प्रदान करना चाहते थे। क्रांति या हिंसा के मार्ग से व्यापक जन आधार मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसे देशभक्त कम ही होते जो क्रांति का मार्ग अपनाकर अपना जीवन त्यागने को तत्पर रहते। उपयुक्त सारी बातें ये बताती हैं कि तिलक हिंसावादी या भारतीय असंतोष के जनक नहीं थे। इसके अतिरिक्त तिलक को सांप्रदायिक एकता में विश्वास था। तिलक ने भारत में राष्ट्रवाद की जड़ों को जमाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, लेकिन क्योंकि तिलक को हिंदू धर्म में अत्यधिक आस्था थी तथा उनके राष्ट्रवाद में पुनरुत्थानवादी तत्व भी थे, अतः उनके आलोचकों ने उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी तथा मुस्लिम विरोधी की संज्ञा दी। उदाहरणार्थ, रजनी पामदत्त ने तिलक को इस आधार पर दोषी ठहराया कि तिलक के विचारों के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस से पृथक रहा। इस प्रकार के विचार शिरोल, जकारिया आदि विद्वानों ने भी प्रकट किए, लेकिन तिलक पर लगाया गया यह आरोप भी उचित नहीं माना जा सकता। यह सही है कि तिलक का सनातन हिंदू धर्म में आस्था थी, लेकिन इस निष्ठा को सांप्रदायिकता का प्रतीक मानना उचित नहीं होगा। हिंदू धर्म वास्तविक रूप में मानवतावादी है तथा धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन करता है। तिलक ने हमेशा हिंदू धर्म को इसी रूप में देखा। वास्तविकता इस संबंध में यह है कि भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद को विकसित करने में ब्रिटिश नौकरशाही उत्तरदायी थी। ब्रिटिश नौकरशाही की फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुए। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम नेता जिन्ना तथा अली बंधुओं द्वारा तिलक के प्रति सम्मान इस बात का द्योतक है कि वे मुस्लिम विरोधी नहीं थे। अली भाइयों ने उन्हें अपना गुरु माना तथा जिन्ना ने उन पर अपना पूरा विश्वास प्रकट किया। तिलक ने कभी मुसलमानों से अपनी पहल पर झगड़ा नहीं किया। तिलक ने जिस स्वराज की मांग की वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए की थी। इसके अतिरिक्त तिलक के राजनीतिक विचारों में राज्य के उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हैं। तिलक ने राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान माना। वे बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम हित करना होता है। तिलक का मत था कि राज्य को अधिक व्यक्तियों के हित सुखों की पूर्ति की अपेक्षा व्यक्तियों के नैतिक और आध्यात्मिक हितों को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि व्यक्ति श्रेष्ठ अवस्थाओं की ओर बढ़ सके। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में तिलक ने रचनात्मक कार्यों पर बल दिया, क्योंकि उनके मत में ब्रिटिश नौकरशाही भारत की जनता के कष्टों
सामाजिक बुराइयों व आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती। उन्होंने समय समय पर ऐसे संगठनों का निर्देशन किया जो जनहित के लिए ठोस कार्य करें, साथ ही नौकरशाही को सही दिशा में लाने का प्रयास करें। 1896-97 के दौरान फैले प्लेग के संबंध में किए गए तिलक के कार्य उनके रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो ये थे बच्चों तिलक के राजनीतिक विचार। इस व्याख्यान के बाद अगले व्याख्यान में मैं आपको तिलक और गोखले में समानताएं असमानताएं, तिलक के आर्थिक विचार और तिलक की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या देन थी, इस संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।